हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। कैसा लग रहा है बच्चों? क्लास 11th अभी तक सही चल रही है? मुझे पता है साइंस वालों की तो लगी पड़ी होगी, क्योंकि भाई मैं भी साइंस स्ट्रीम से ही पास आउट हूँ, तो मुझे भी पता है कि मेरी क्या हालत थी जब मैं 10वीं से 11वीं में आया था। और एकदम से जो टॉपिक्स, जो कॉन्सेप्ट्स थे, एकदम से इतना बूस्ट करे थे। शुरू के तो चैप्टर फिर भी ठीक ठाक है, दैट इज सेट्स, ये सब तो अभी जो चैप्टर चल रहे हैं आसान है। बट मुझे जहाँ तक लगता है फर्स्ट यूटी में बच्चों के ट्रिगो भी आ रहा होगा ना। और ट्रिगो में बच्चा रो देगा। क्यों? अगर आप डेप्थ में पढ़ने जाए, देखो या तो आपका स्कूल एनसीईआरटी दे रहा हो, तब तो बहुत फ़ायदे में हो आप, क्योंकि एनसीईआरटी तो हो सकती है। बट अगर स्कूल एनसीईआरटी से ऊपर लेवल बढ़ाता है एग्ज़ाम में, भाई बहुत ही अजीब अजीब से क्वेश्चन है। इसके लिए मैं एक काम करने वाला हूँ बच्चों, सुनो। मैं 11th क्लास की आज से, देखो सेट्स में उतने कोई खास डिफ़िकल्टी है नहीं, तो मेनली जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं जैसे ट्रिगो हो गया, आगे आपका जीपी आएगा, तो इनके जो सेलेक्टेड मेरे हिसाब से जो बुक से अलग, एनसीईआरटी से अलग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके लिए मैं शॉर्ट्स, या तो शॉर्ट्स डालूंगा इनके सॉल्यूशन के, या छोटी छोटी वीडियोस बना के डाला करूंगा। बट मुझे जो लगता है, क्योंकि देखो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है ट्रिगो का, इस टाइम बहुत स्कूलों में रिपीट कर रहा है वो। कल ही मेरे स्टूडेंट ने वो मुझसे डाउट पूछा था, और क्वेश्चन था भी काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, तो वो मैं अभी शॉर्ट्स में डालूंगा बच्चों के लिए। तो आप लोग वहाँ से अपने ये डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस कवर कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी तो चल ही रही है, स्कूल भी चला रहा होगा, ट्यूशन्स भी चला रहे होंगे, बट ये डिफ़िकल्ट लेवल वाले क्वेश्चंस जो है ना, क्योंकि देखो 11th क्लास की मैथ्स की जो डिफ़िकल्टी है वो कितनी भी बढ़ाई जा सकती है बच्चों, कितनी भी। तो आप इसलिए प्रिपरेशन अपनी एनसीईआरटी तो करो ही करो, साथ साथ ये डिफ़िकल्ट वाले कंसेप्ट्स को भी प्रिपेयर करो, साइड बाय साइड, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। हम लोग अपने लेक्चर में सेट्स चैप्टर कर रहे थे। सेट्स में मैंने एक्सरसाइज 1.2 तक खत्म कर दिया था एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.3। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का, और मैं आपको बता देता हूँ एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में मेनली सबसेट्स का कंसेप्ट है। सबसेट्स, पावर सेट्स, यूनिवर्सल सेट्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें, अगर ये तीन चीज़ें हमें समझ आ गई तो फिर हम एक्सरसाइज 1.3 पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपनी एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में जो हमें एक्सरसाइज 1.3, देखो 1.2 यहाँ खत्म है, 1.3 के जो इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है वो सबसेट्स के बारे में पढ़ना है बच्चों। कुछ एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे हम लोग, और उसके बाद हमें पढ़ना है बच्चों इंटरवल्स। हाँ, इंटरवल्स का भी कंसेप्ट है, इंटरवल्स ऑफ सबसेट। उसके बाद हमें पढ़ना है यूनिवर्सल सेट और पावर सेट के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक। तो आज हम ये इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसेट से। व्हाट इज़ अ सबसेट, ठीक। अभी मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगा जो मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ वो नोट्स, और साथ साथ हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको सबसेट बताता हूँ। सबसेट, सबसेट को रिलेट करो सब पार्ट से या फिर सब स्ट्रिंग से। सब मतलब एक छोटा, और सेट मतलब वही छोटा सेट, या सब पार्ट मतलब छोटा पार्ट। अब जैसे मेरा नाम प्रिंस है, तो IN, मेरे नाम में IN आता है, IN इन, तो मैं बोल सकता हूँ इन इज सबसेट ऑफ माई नेम, या सब स्ट्रिंग। यहाँ सब सेट नहीं बोलूँगा, सब स्ट्रिंग, अगर कोडिंग की लैंग्वेज में बोलूँ, क्योंकि मेरा नाम एक स्ट्रिंग है, तो सब स्ट्रिंग हुआ वो। इन इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ माई नेम, क्योंकि मेरे नाम में इन आ रहा है। क्लियर है बच्चों, ठीक। तो ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप हो, आप अपनी फैमिली ट्री के एक सबसेट हो, एक ब्रांच हो, एक क्या हो, ब्रांच तो नहीं, अभी तो आप फ्लावर हो, बच्चे हो, क्योंकि फ्रूट हो। धीरे धीरे करके आप भी चेंज होगे, ब्रांचेस में कन्वर्ट होगे, जब आप घर की जिम्मेदारी संभालोगे। फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप अपने घर की स्टेम बन जाओगे, एक घर का ऐसा सबसे बड़ा इंसान जिसपे सारी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, ठीक है, रूट्स बन जाओगे। तो ऐसे ही सब पार्ट, हम ये कह सकते हैं कि अ सबसेट इज सब पार्ट ऑफ अ सेट। एक सेट का, एक बड़े सेट का एक छोटा सेट, छोटा पार्ट जो कि उसी सेट से निकला हुआ है, वो उसका सबसेट कहलाता है, ठीक। अब हम जरा इसको किसी एग्जांपल से समझते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं सबसेट की बात करूं, ठीक, तो इधर लेफ्ट साइड पे नोट्स है, बट हम समझते चलते हैं सारी चीज़ों को। ये मेरे पढ़ाए हुए नोट्स है बच्चों को। सबसेट्स, लेट एक्स जो है वो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th है। क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स का सेट है ये।
और y जो है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ कि इनमें बड़ा सेट कौन सा है? बड़ा सेट कौन सा है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल या ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 11th? ऑब्वियसली ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। तो इसका मतलब x इज सबसेट ऑफ y। यहाँ पे x जो है वो y का क्या है बच्चों? सबसेट है। क्यों? क्योंकि क्लास 11th इज अ छोटा पार्ट। सबसेट का सिंबल ये होता है, हालांकि अभी मैं डेफिनेशन में लिखा दूंगा, बट फिर भी देख लो, सबसेट का सिंबल ये होता है। क्लास 11th इज अ छोटा पार्ट ऑफ स्कूल दैट इज सबसेट ऑफ स्कूल। क्लियर हुई बात बच्चों? क्लियर हुई बात कि सबसेट क्या होता है? समझ आ गया सभी को कि एक सेट का छोटा पार्ट। ठीक, अब जरा डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ये कहती है अ सेट ए, यहाँ से नोट कर सकते हो लेफ्ट साइड से डेफिनेशन। हमारा टाइम बचे इसलिए मैं ऐसे नोट्स भी साथ साथ चला रहा हूँ और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। एक सेट ए जो है बी का सबसेट तब कहलाता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए आर ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ऑब्वियसली अगर सेट ए जो है वो सेट बी का छोटा पार्ट है तो सेट ए में आने वाले सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होंगे बच्चों। सेट ए में आने वाले सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होंगे बच्चों। क्लियर? तभी वो सबसेट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसेट का सिंबल जैसा कि मैं आपको बना ही चुका हूँ, बाकी फिर भी मैं लिख देता हूँ। इट इज डिनोटेड बाय, सबसेट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। कौन सा सिंबल? ये सी। थोड़ा सा लंबा सा सी बनाना, ऐसे गहरा सा। ठीक, नॉर्मल कर्व मत बनाना, थोड़ा सा गहरा सा ऐसे। ये देखो, ये है आपका सबसेट का सिंबल। क्लियर है? कोई डाउट बच्चों? ठीक, कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं और जानते हैं कि सबसेट कौन है या कौन नहीं है। लेट एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेट है आपके पास ए, उसमें कुछ एलिमेंट्स है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ मैं कुछ सबसेट्स बना रहा हूँ। मान लो मैं एक सेट बनाता हूँ x और उस सेट में एलिमेंट है बच्चों 1 और 2 बस। तो हम कह सकते हैं क्या x इज अ सबसेट ऑफ a? आपको समझ आ गया होगा, हाँ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि x के सारे एलिमेंट a में प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं x इज अ सबसेट ऑफ a। एक y बनाता हूँ बच्चों, y, इसमें मैं एलिमेंट रखता हूँ 2 5 4 6 8। क्या हम कह सकते हैं कि y इज सबसेट ऑफ a? बिल्कुल कह सकते हैं y इज सबसेट ऑफ a। एक एलिमेंट बनाता हूँ z बच्चों और इसमें लिखता हूँ 2 3 6 20 45। क्या हम ये कह सकते हैं कि z इज अ सबसेट ऑफ a? हम कहेंगे नहीं, z इज नॉट अ सबसेट। ये नॉट अ सबसेट का सिंबल होता है ऑफ a। क्यों नहीं है? क्योंकि 20 और 45 कहाँ है a में? तो भाई सबसेट तभी होता है जब आपके छोटे सेट के सारे एलिमेंट बड़े वाले सेट में प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना z इज अ सबसेट ऑफ a। अब एक सवाल बच्चों से, क्या अगर मैं एक एलिमेंट बनाता हूँ, मान लो XYZ तो हो गया ना, P बनाता हूँ P, और P की वैल्यू रखता हूँ बच्चों 5। 5 इज एम्प्टी सेट। जानते हो ना 5 को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में। अब मुझे ये बताओ क्या P इज अ सबसेट ऑफ A है कि नहीं? कोई बच्चा बता सकता है मुझे क्या P इज अ सबसेट ऑफ A है कि नहीं? कोई भी? याद रखना बच्चों, phi is subset of every set। phi is subset of every set। हर एक सेट का सबसेट होता है phi। तो यहाँ पे P is सबसेट ऑफ A आएगा। ठीक, और नोट बना के एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, phi is a सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब अगर आपका सेट एम्प्टी भी होता ना, A एम्प्टी भी होता, तो भी phi उसका सबसेट होता, तो भी phi उसका क्या होता बच्चों? सबसेट होता। तो याद रखना है phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का सबसेट होता है phi। क्लियर हुई बात? ठीक, तो यहाँ सबसेट का किस्सा होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया। ठीक, अब हम कुछ छोटे से रूल्स लिखेंगे, कुछ छोटे से रूल्स जो सबसेट के ऊपर है, कुछ नोट्स जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो हम लिख देते हैं इम्पोर्टेंट रूल। हेडिंग है हमारी इम्पोर्टेंट रूल्स ऑन सबसेट्स। पहला कि अगर आपका एक सेट A है तो A खुद का ही सबसेट होगा।
ए खुद का ही क्या होगा बच्चों, सबसेट होगा। कहने का मतलब ये है कि सर ने तो हमें बताया था कि किसी का, जैसे मैं अपने नाम वाले एग्जांपल से समझाता हूँ, मैंने आपको बोला था कि इन जो है वो मेरे नाम का सबस्ट्रिंग है। इन जो है, क्योंकि सर वो इन आपके नाम में आता है, छोटा पार्ट है आपके नाम का। बट क्या अगर मैं आपके पूरे नाम को बोलूं, क्या प्रिंस आपके नाम का सबस्ट्रिंग है? तो बच्चे प्रिंस भी मेरे नाम का सबस्ट्रिंग है। मतलब इन तो है ही, मतलब छोटा पार्ट तो है ही, बट एग्जैक्ट वो पूरा लेटर, पूरा नाम भी मेरे नाम का सबस्ट्रिंग माना जाता है। तो कह सकते हो कि अगर एक एलिमेंट है, एक सेट है ए, उसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है, और आप एक सेट बनाते हो एक्स, उसमें भी 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है, तो वो भी एक्स ए का सबसेट कहलाएगा। मतलब जो दोनों इक्वल सेट्स होंगे, वो दोनों भी इक्वल सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है बच्चों? एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है, इक्वल सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ ईच अदर। ठीक, नाउ सेकेंड रूल नंबर 2, फाई इज सबसेट ऑफ ए। ये तो मैंने आपको लिखाई दिया कि फाई इज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां हम लिख देते हैं ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपना तो सबसेट होता ही है। और सेकंड पॉइंट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये पहले ही लिखा चुका हूं मैं, ऑफ एवरी सेट। ठीक, उसके बाद बच्चों अगला, अगर मान लो आपके पास 2 सेट्स हैं ए and B, let 2 sets A and B, let A and B are 2 sets, और जिसमें ये लिखा है कि A की वैल्यू इक्वल है B के, तो मतलब ये दोनों सेम है। अगर A की वैल्यू इक्वल है B के, तो ये दोनों सेम है। कहने का मतलब ये कि अगर ये 1 2 3 4 है, तो ये भी क्या होगा, 1 2 3 4 होगा, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे ना बच्चों। ठीक, तो अगर ऐसा है, अगर 2 सेट्स आपस में इक्वल है बच्चों, तो याद रखना A इज सबसेट ऑफ B भी होगा एंड B इज सबसेट ऑफ A भी होगा। दोनों रूल्स फॉलो करेंगे। होप सभी को ये सारे रूल्स क्लियर हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर A इक्वल्स टू B है, तो A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, दोनों एक दूसरे के सबसेट माने जाते हैं। ठीक, तो होप सभी को सबसेट के बारे में क्लियर हुआ, सबसेट के रूल्स क्लियर हुए कि सबसेट होता क्या है, सबसेट के रूल्स क्या होते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं बच्चों हम एक छोटा सा और एग्जांपल, जिसमें हमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में बताया जाएगा। अब बच्चों देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट डिस्कस किया था जिसमें हमने बोला था कि एक सेट का छोटा पार्ट सबसेट होता है। बट सर आपने बोला कि अगर वो पूरा सेट के इक्वल भी होगा ना, तो भी वो सबसेट माना जाएगा। बस इतना ही फर्क होता है बच्चों इम्प्रॉपर और प्रॉपर सेट में। जो छोटा पार्ट है, जो सेट का छोटा पार्ट है, वो तो प्रॉपर सबसेट होता है। बट जो बिल्कुल इक्वल है उसके, जो बिल्कुल क्या है उसके इक्वल है, वो सबसेट जरूर है बट इम्प्रॉपर है, ध्यान से समझना, एक एग्जांपल से समझाता हूं कि प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट होता क्या है। अब अगली हेडिंग है हमारी प्रॉपर सेट वर्सेस इम्प्रॉपर सेट। तो डेफिनेशन हम नोट्स में से नोट कर लेंगे, बट एग्जांपल यहां समझेंगे। ठीक, अब पहले समझो कि इम्प्रॉपर सेट और प्रॉपर सेट होता क्या है। इफ अ सेट इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर एक सेट है वो बी का सबसेट है, बट देयर आर सम एलिमेंट इन बी विच आर नॉट इन ए। कहने का मतलब ए छोटा पार्ट है। ये कह रहे हैं कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, बट बी के कुछ एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ए एक छोटा पार्ट है, सारे एलिमेंट तो कंटेन नहीं कर रहा बी का, तो वो एक प्रॉपर सेट कहलाएगा। वो एक क्या कहलाएगा बच्चों? प्रॉपर सेट कहलाएगा। बट इफ अगर उसके सारे एलिमेंट प्रेजेंट है बी के, किसमें? ए में, तो तब भी वो सबसेट ही है, बट वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। बट वो क्या कहलाएगा बच्चों? इम्प्रॉपर सबसेट। एक छोटे से एग्जांपल से इसे समझते हैं। डेफिनेशन आप यहां से नोट कर सकते हो नोट से। ए मान लो एक सेट है बच्चों, दैट इज 1 2 3 4 या 3 तक रखते हैं। अब ए अगर मैं सिर्फ एम्प्टी सेट रखता हूँ, या इसकी जगह 5 भी रख सकता हूँ, 5, तो बच्चों ये एक छोटा पार्ट है, प्रॉपर सेट है। A1 मान लो, A2 रखता हूँ, उसे मैं रखता हूँ सिर्फ 1, प्रॉपर सेट है। A3 रखता हूँ, उसमें रखता हूँ 1 2, प्रॉपर सेट है। A4 रखता हूँ 1 2 3, इम्प्रॉपर सेट है। कौन सा सेट है? इम्प्रॉपर सेट है।
A5 रखता हूं 3,1 प्रॉपर सेट है, A6 रखता हूं 2,3 प्रॉपर सेट है, या A7 रखता हूं सिर्फ 3 प्रॉपर सेट है। तो ये सारे के सारे यहां से लेके यहां तक मैं इतना हाईलाइट कर देता हूं, ये सब प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सेट। बट क्योंकि A4 इज इक्वल्स टू A हो गया, A के इक्वल हो गया ना, तो इस वजह से ये इम्प्रॉपर सेट है। तो होप सभी को समझ आया कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट में क्या फर्क होता है। जब आपका सबसेट आपके ओरिजिनल सेट के इक्वल हो तो वो इम्प्रॉपर सेट होता है, बट जब आपका सबसेट आपके ओरिजिनल सेट से छोटा हो या कम एलिमेंट कंटेन करता हो तो वो प्रॉपर सेट होता है। तो होप सभी को प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट में भी डाउट क्लियर। ठीक बच्चों, आगे मूव करते हैं। ठीक, इसके बाद बच्चों कंसेप्ट आता है इंटरवल्स का। ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इसके भी कई सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं, हम देखेंगे इसे भी। बट पहले इंटरवल्स का कंसेप्ट समझ लो बच्चों कि इंटरवल्स का कंसेप्ट क्या है। देखो भाई बच्चों, अब हमें पढ़ना है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। सबसेट ऑफ आर, आर यहाँ पे क्या है बच्चों, रियल नंबर्स की बात हो रही है। तो रियल नंबर्स occurs continuously on a number line. We use intervals to understand the inequality. जैसे कि कहने का मतलब ये क्या है भाई, R is for real number, और रियल नंबर में आपको पता है इस दुनिया के सारे नंबर्स आते हैं। ठीक, और आपको पता है कि अगर आप रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो वो लाइन बाय लाइन ऐसे आते रहते हैं। देखो ऐसे आएगा, मान लो रियल नंबर में 0 रख लिया, फिर इसमें तो 1.1 1.2 क्योंकि रियल नंबर में तो सब आते हैं ना, डेसिमल नोटेशन सब, बट मैं लिख नहीं रहा, मान लो 1 2 3 ऐसे करके लिख के देके चलता हूँ तो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। और इधर लेके आता हूँ पीछे की तरफ तो -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे चलता है ना रियल नंबर का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। बट यहाँ पे हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन को मेनली इंटरवल्स की फॉर्म में करते हैं ताकि हम समझ सके कि हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ पे एंड हो रही है। अब इधर मैं कुछ केसेस बनवाऊंगा जिन केसेस से आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटरवल्स को कैसे पहचानना है आपको। सबसे पहला केस, केस नंबर 1, अगर x मान लो आपका एलिमेंट है बच्चों, x आपका एलिमेंट है जो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है या आपके सेट का पार्ट है, और उन्होंने बता दिया कि x की वैल्यू a से बड़ी है, x की वैल्यू a से क्या है, बड़ी है, a से बड़ी है, इक्वल नहीं है, सिर्फ बड़ी है, ग्रेटर है, a से बड़ी है, और x की वैल्यू b से छोटी है, b से क्या है, छोटी है। तो जो इसका इंटरवल बनेगा देन हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू सर्कुलर ब्रैकेट। याद रखना जब इक्वल्स टू नहीं लगा होता तो सर्कुलर ब्रैकेट लगता है क्योंकि उसमें a इंक्लूडेड नहीं होगा, a, b, और इसके बाद बंद भी सर्कुलर ब्रैकेट ही होगा। बंद भी क्या होगा, सर्कुलर, क्योंकि देखो a और b दोनों इंक्लूडेड नहीं है। सर व्हाट इफ a और b इंक्लूडेड होता, मतलब a ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा होता है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और लेस देन इक्वल्स टू b, तो उसका भी अभी मैं केस समझा रहा हूँ। बट पहले आप सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन पे ध्यान दो। जब a और b इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना x a से बड़ा है तो a तो इंक्लूडेड नहीं होगा, और b से छोटा है तो b भी इंक्लूडेड नहीं होगा, तो सर्कुलर ब्रैकेट का यूज करता है इंटरवल लिखने में। इंटरवल लिखने में किसका यूज होता है, सर्कुलर ब्रैकेट का। और अगर आप इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों तो ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपका हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये आपका हो गया प्लस इन्फिनिटी, हो गया। अब यहाँ पे कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लो a और b, तो आपका जो रेंज आ रहा है वो a से b के बीच आ रहा है। तो आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करने के लिए हॉलो सर्कल लगाते हो जब a इंक्लूडेड नहीं है। a इंक्लूडेड नहीं है ना, तो a पे मैंने हॉलो मतलब खाली सर्कल लगाया है, शेडेड नहीं, खाली। और ऐसे मैं लाइन खींच के बता दूंगा, स्ट्रेट लाइन होगी बच्चों, ऐसे मैं लाइन खींच के बता दूंगा कि ये मेरा इंटरवल है। अब आपको नंबर लाइन दी हो तब भी आप इससे जज कर सकते हो कि हॉलो सर्कल है तो a से b तक जा रहा है, बट दोनों इंक्लूडेड नहीं है, मतलब सर्कुलर ब्रैकेट है। ठीक, अभी मुझे पता है ये पहला वाला थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, बट दूसरा वाला आपको क्लियर हो जाएगा। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर वो बोलते हैं इफ अगर x की वैल्यू a से बड़ी और इक्वल दोनों है, मतलब बड़ी भी होनी चाहिए, या तो बड़ी हो या तो इक्वल हो, और b से भी छोटी या तो इक्वल हो, तो आपको रेंज पता लग गई, a से b तक है जिसमें a और b दोनों इंक्लूडेड है, तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में a, b। क्यों, क्योंकि a भी इंक्लूडेड है, b भी इंक्लूडेड है, तो दोनों के ब्रैकेट स्क्वायर लगे, स्क्वायर में इंक्लूडेड माना जाता है। और जब हम इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे बच्चों
तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में मान लो ये मैंने नंबर लाइन बना दी, ये मेरा नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ कहीं पे भी ए और बी है, बट जब मैं इनकी लाइन रिप्रेजेंट करूँगा तो अब जो सर्कल बनेंगे बच्चों वो सर्कल शेडेड होंगे, हॉलो नहीं होंगे, ऐसे शेडेड सर्कल होंगे। और ये आ गया आपका ए से बी तक का रेंज। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्लियर। तो जब इक्वल्स टू नहीं यूज हो रहा तो सर्कुलर ब्रैकेट का यूज होता है और हॉलो सर्कल लगते हैं। जब इक्वल्स टू यूज हो रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज हो रहा है और शेडेड सर्कल लगते हैं। जरा चलते हैं केस 3 की तरफ। सर व्हाट इफ अगर एक तरफ तो इन्होंने इक्वल्स टू का यूज नहीं करा बट दूसरी तरफ करा, मतलब x की वैल्यू a से तो बड़ी होनी चाहिए बट b के इक्वल या लेस कुछ भी हो सकती है। तो देखना क्या लिखेंगे हम। अब वैसे समझ गए होंगे आप लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू सर्कुलर ब्रैकेट में a क्योंकि a इंक्लूडेड नहीं है, बट स्क्वायर ब्रैकेट में b। ये था इंटरवल का तरीका बच्चों, समझ आ रही है बात। तो सर्कुलर ब्रैकेट में a और स्क्वायर ब्रैकेट में b। और अगर मैं इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये मान लो नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये a है, ये b है। तो ये आ गया बच्चों आपका हॉलो में a और शेडेड में b। नंबर लाइन देखा सभी ने, क्योंकि b इंक्लूडेड था और a इंक्लूडेड नहीं था। केस 4 अगर सर उल्टा हो गया तो इफ अगर x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है बट लेस देन b है तो देन तो x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में a कॉमा सर्कुलर ब्रैकेट में b। बच्चों मैं वेट नहीं कर रहा, तो आप लोग क्या करना कि वीडियो को ना पॉज करके आप चाहो तो नोट कर सकते हो पीछे का ना। देखो मैं दिखा देता हूँ, अब वीडियो पॉज कर लेना, जब मैं लिख रहा हूँ तो आप पॉज करके नोट कर लेना आराम से। मैं बस समझाता चल रहा हूँ चीज़ों को, ठीक। अब इसका अगर मैं नंबर लाइन बनाऊंगा तो ये आपका नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ए और बी कहीं भी बना देते हैं। और ये मेरा ए जो होगा वो शेडेड होगा बट बी पे जो होगा वो हॉलो होगा। फाइनली चारों केसेस आपको क्लियर बच्चों, फाइनली चारों केसेस आपको क्लियर, ठीक है, बढ़िया। अब आगे चलते हैं, एक दो केसेस और है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ का वो दिखाते हैं रेंज। जैसे कि 5वां केस देखो, इफ अगर वो बोल देते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन a है, बस इतना बोल दिया ग्रेटर देन a, तो देन इसका रेंज कैसे बिलोंग होगा, तो x बिलोंग्स टू a से बड़ा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है a से बड़ा होना चाहिए, तो a तो इंक्लूडेड नहीं होगा, a से बड़ा, और a से बड़ा वो कहाँ तक जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी के आगे हमेशा सर्कुलर ब्रैकेट ही लगता है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा बच्चों, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये आपने बनाया कहीं पे भी a, अब a तो इंक्लूडेड है नहीं तो हॉलो सर्कल, और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे एरो लगा दोगे, ठीक है, a से लेके इन्फिनिटी तक। अगर छठा केस, अगर if वो x जो है a से छोटा होना चाहिए तो देन, तो a से छोटा मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वो शुरू होगा और a तक जाएगा, कहाँ तक, सर्कुलर ब्रैकेट आएंगे दोनों में। और इसकी अगर आप वो बनाओगे इंटरवल की, वो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये बनाया आपने कहीं पे भी a, और क्योंकि a इंक्लूडेड नहीं है तो हॉलो सर्कल और एरो। क्लियर हुई बात बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट पेज, केस शायद 6-7 तक कर लिया था ना हमने, 7 लिख देता हूँ, जितने भी करे होंगे देख लेंगे। अब इफ अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है तो देन क्या करना होगा बच्चों, x बिलोंग्स टू, अब a इंक्लूडेड है और वो जा कहाँ तक रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी पे तो मैंने बोला हमेशा सर्कुलर ब्रैकेट ही रखते हैं, तो ये आ गया आपका a। अब a तो इंक्लूडेड था तो हॉलो सर्कुलर ब्रैकेट नहीं होगा, शेडेड सर्कुलर ब्रैकेट, और सॉरी शेडेड सर्कल, और ये एरो ऐसे चला जाएगा। और 8वां, अब लास्ट वाला मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि x लेस देन इक्वल्स टू a होगा, तो मैं समझा नहीं रहा, डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी सर्कुलर ब्रैकेट टू a, और इसका जो नंबर लाइन होगा वो ये रहा आपका a, शेडेड वाला सर्कल, और ये एरो इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी। तो होप ये भी क्लियर बच्चों, होप ये भी क्लियर बच्चों, कोई डाउट नहीं है किसी को, पक्का।
ठीक, इंटरवल्स का किस्सा हमारा डन। नाउ 2 टॉपिक रह गए इसके इंट्रोडक्शन में, दैट इज पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। बच्चों ये भी समझ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर हम इसका इंट्रो आज खत्म करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों पावर सेट। क्या है? पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है कि किसी भी एक सेट के सबसेट का कॉम्बिनेशन, किसी भी एक सेट के सबसेट का कॉम्बिनेशन या कलेक्शन कह सकते हो, द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, सबसेट ऑफ एनी सेट, सबसेट ऑफ एनी सेट। अब इसी में हम लगे हाथ सीखेंगे कि किसी के सबसेट कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखेंगे सब लोग मेरी तरफ। इधर देखो, मान लो लेट एक सेट है ए। अब इस सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट है, 1 और 2। मैं अभी 3 का भी करके दिखाऊंगा। तो इसका सबसेट कैसे बनेंगे? सबसेट ऑफ ए, सारे सबसेट बनाओ ए के। तो सबसे पहला सबसेट हम बनाएंगे 5, वो तो सभी में होता है। फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट का सबसेट बना दो, 1 2, फिर डबल डबल एलिमेंट का, तो 1, 2। तो टोटल कितने सबसेट बने बच्चों? 4 बने ना। ये ए के सबसेट है, इसके अलावा आप कोई भी बनाने की कोशिश कर लो, नहीं बनेंगे। तो अगर मैं बोलूं पावर सेट ऑफ ए, तो हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए इज अ सेट विच कलेक्ट्स ऑल द सबसेट्स। तो 5, 1, 2 और 1, 2। समझ आई बात की पावर सेट क्या होता है? पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें किसी सेट के सारे सबसेट कलेक्टेड होते हैं। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें किसी सेट के सारे सबसेट्स कलेक्ट होते हैं, कलेक्शन होता है। क्लियर है बात? तो ये पावर सेट। जरा एक सर 3 नंबर का भी करके दिखाना बच्चों। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ क्योंकि इधर थोड़ी जगह कम पड़ेगी। मान लो लेट एग्जांपल 2 करते हैं हम। लेट एक सेट है आपके पास ए, ठीक है, और उसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब इसके जरा सबसेट बनाओ सर। सबसेट्स बनाते हैं, सबसेट्स ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हम 5 बनाएंगे, सबसे पहला सबसेट है 5। दूसरा हम बनाएंगे 1, सारे एलिमेंट सिंगल सिंगल, 2 3 बना लिए। फिर हम बनाएंगे बच्चों डबल डबल वाले, तो 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 और फिर 2 के साथ 3। ये बन गए सारे डबल डबल वाले। फिर हम बनाएंगे एक जो लास्ट 3 वाला है, 1 2 3। तो टोटल कितने सबसेट बने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए जो कंटेन करेगा वो क्या करेगा? ये सबका कॉम्बिनेशन, दैट इज 5 1 सबसेट्स का कॉम्बिनेशन, 2 सबसेट्स का, 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो होप सभी को पावर सेट का भी किस्सा क्लियर हुआ बच्चों। और यहाँ पे आपने किसी सेट का सबसेट बनाना भी सीख लिया। ठीक है, पावर सेट क्लियर। इसके बाद बच्चों ध्यान से एक और चीज़ समझ लो। इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज n, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, देखो एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें गिवन है नोट बना के, कि अगर किसी सेट में लेट एक सेट है, लेट ए, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3 है ना। दैट इज एन ए की वैल्यू जो है वो 3 है कि नहीं है? तो हमेशा याद रखना कि उसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो कितने होंगे? सबसेट्स विल बी इक्वल्स टू 2 की पावर 3, दैट इज 8। और देखो बने भी हैं, जब ए की वैल्यू 1 2 3 3, तो टोटल कितने सबसेट बने थे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स पता करने का जो फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू 2 की पावर n। क्या होता है बच्चों? 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट है, n वो डिनोट करता है। अगर 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4, दैट इज 16 सबसेट्स बनेंगे उसके। कितने? 16 सबसेट्स। 5 एलिमेंट है तो 32 सबसेट्स बनेंगे। क्लियर हुई बात? तो ये भी सभी को क्लियर कि सबसेट निकालने का तरीका कैसे पता करते हैं हम कि कितने सबसेट्स बनेंगे। तो 3 पे हमारे 8 सबसेट बने थे। इसके बाद बच्चों लास्ट, इसका इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक, यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट? एक यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सबसेट्स के सारे एलिमेंट्स कंटेन होते हैं। अ सेट विच हैज ऑल द एलिमेंट्स डिस्कस्ड इन एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम में सारे सेट्स के एलिमेंट डिस्कस्ड होते हैं। जैसे कि ध्यान से सुनना मेरी बात,
बच्चों मैं यहाँ पे कुछ सेट्स बनाता हूँ। मान लो एक सेट है, यहाँ से इससे समझ आ जाएगा आपको यूनिवर्सल सेट क्या है, और बाकी थ्योरेटिकल नोट्स आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, ठीक, एग्जाम्पल समझो। मान लो मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2, एक सेट बी है बच्चों। अभी किसी न किसी क्वेश्चन में हमें दिए थे और इनका आंसर ये आया 2 3 5 7। एक सी है बच्चों जिसमें एम्प्टी सेट है 5 है, जो 5 लिख दिया मैंने इसे, और एक डी है बच्चों जिसमें एलिमेंट है 9 10। ठीक है, ये 4 सेट है, चारों अलग अलग सेट है, इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में। बट मैंने एक सेट बनाया जिसका नाम है U, और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब U जो है वो इसलिए यूनिवर्सल सेट नहीं है सर क्योंकि उसका नाम आपने U रख दिया। वो यूनिवर्सल सेट इसलिए है क्योंकि आपको क्वेश्चन में जितने भी सेट्स गिवन थे उन सारे सेट्स के एलिमेंट U में प्रेजेंट है। देखो A के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, B के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, D के भी सारे एलिमेंट और C के भी सारे एलिमेट प्रेजेंट है। इसका मतलब U जो है इन चारों सेट्स ABCD के लिए यूनिवर्सल कहलाएगा। तो हम कहेंगे U is an universal set for all the sets A and B, A B C and D। इन चारों सेट्स के लिए एक यूनिवर्सल सेट है U। क्लियर हुई बात बच्चों? ठीक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मेनली U में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सब चीजें आती हैं। क्लियर बच्चों? तो होप सभी को यूनिवर्सल सेट भी क्लियर। डेफिनेशन आप यहाँ से यूनिवर्सल सेट की लिख सकते हो। ठीक, तो आज हमारा एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो खत्म हो गया। मुझे पता है बच्चों वीडियो थोड़ी सी लंबी चली गई, बट ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, इससे डिटेल्ड मैं नहीं पढ़ा सकता और ना ही इससे डिटेल आपको ज़रूरत है। क्यों? इससे डिटेल है भी नहीं। आप अब जब इतना पढ़ने के बाद ना आप जरा एक्सरसाइज पे जाओ। अपनी एक्सरसाइज में आपको सारे क्वेश्चन कर लोगे, ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन कर लोगे, बट फिर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज देखेंगे। क्लियर? अगर ये वीडियो बच्चों आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके पास मैथ्स है उनको शेयर कर दो, उनको भी हेल्प हो जाएगी। ठीक, और ऐसे ही सीरीज़ को आगे कंटिन्यू देखते रहो। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाई कराऊंगा आप लोगों को मैथ्स की। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।